तो अभी तक हमने पिछले वीडियोस में हमारे 3 प्रकार के कांटेक्ट फोर्स देखे थे। एक था हमारा नॉर्मल फोर्स जो कि किसी ब्लॉक पे किसी सरफेस की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। दूसरा हमारा कांटेक्ट फोर्स जो हमने स्टडी किया था वो था फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जो किसी ऑब्जेक्ट पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो या तो स्लाइड हो रहा हो तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं सरफेस की वजह से। और तीसरा हमने पढ़ा था और या तो स्टडी किया था वो था हमारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है? तो किसी स्ट्रिंग की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे जब भी ऑब्जेक्ट के कारण स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। तो ये 3 प्रकार के हमने फोर्स पहले स्टडी किए थे, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स। ये तीनों कांटेक्ट फोर्स है। चौथा आज हम जो स्टडी करेंगे वो है फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो हमारा जो चौथा फोर्स हम आज स्टडी करने वाले हैं वो है स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स क्या है? तो आपने स्प्रिंग मार्केट में स्प्रिंग देखी होगी, वो किसी हेलिकल शेप मेटल वायर की होती है। अगर वो हेलिकल शेप मेटल वायर को किसी एक एंड्स को रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दूं और दूसरा एंड जो है वहां से अगर मैं उसे स्ट्रेच करूं, मतलब मैं अगर सपोज इसे फोर्स लगाऊं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यह स्प्रिंग थोड़ी सी इलांगेट होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी डिफॉर्म होगी। अगर ये ओरिजिनल पोजीशन है हमारी, जिसे हम कहेंगे x = 0 ओरिजिन पोजीशन, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगी लिटिल बिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हम वो डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं x डायरेक्शन। तो हमने अप्लाइड फोर्स जो दिया है वो है F अप्लाइड फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं ये अप्लाइड फोर्स निकाल देता हूं तो स्प्रिंग की यह टेंडेंसी रहती है कि ये स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मतलब है स्प्रिंग जो है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसे हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? जितना हमने अप्लाइड फोर्स दिया है। पर ये स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मतलब अप्लाइड फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई किया है, जैसे कि इस स्प्रिंग में सपोज मैंने फोर्स इस तरह से अप्लाई किया है कि इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। ऐसे सिचुएशन में ये स्प्रिंग अगर मैं अप्लाइड फोर्स निकाल देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, पर यह स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि स्प्रिंग ने एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया है जो अगेन अपनी ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है और यह वैल्यू नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव? बिकॉज द साइन, नेगेटिव साइन यहां पर क्यों आता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस केस में जब भी कंप्रेशन होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुआ है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालता हूं तो हम यहां पर F स्प्रिंग = K × x लिखेंगे और यह K जो है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या तो इसे हम स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी कह सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। इसका मतलब सभी स्प्रिंग जो है इसकी स्टिफनेस अलग होगी। कुछ स्प्रिंग बहुत ही मजबूत होती है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या तो कुछ स्प्रिंग बहुत ही वीक होगी जिसमें थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग ज्यादा इलांगेट या कंप्रेस हो सकती है।
तो स्टिफनेस डिपेंड करता है मटेरियल, मतलब वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, शेप कौन से शेप से बना हुआ है, और कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन को हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। पर हुक्स लॉ कब अप्लाई कर सकते हैं? जब भी ये इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। तो पहले हम समझते हैं इलास्टिक लिमिट क्या है, कि अगर सपोज ये स्प्रिंग को मैंने इतना फोर्स दे दिया कि ये स्प्रिंग वापस डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकती, तो हम कहते हैं जो भी अप्लाई फोर्स दिया है वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो। इलास्टिक लिमिट मतलब वह लिमिट जहां से अगर मैंने अप्लाइड फोर्स निकाल दिया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये F जो है स्प्रिंग फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसीलिए हुक्स लॉ को डिफाइन करना हो, या तो हमें इसे हुक्स लॉ के साथ कंपेयर करना हो, तो हम ये कहेंगे कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिस्टोरिंग फोर्स मतलब हमारा यहां पर स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें से हमें सपोज ये स्प्रिंग की रिजिडिटी, या तो रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग मुझे फाइंड करना हो, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो फॉर्मूला से तो ये पता चल गया कि K इज इक्वल टू F अपॉन एक्स, या F स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स लिखे या तो अप्लाइड फोर्स लिखे, दोनों सेम है। और फोर्स का यूनिट तो आपको पता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो हमारा फोर्स कांस्टेंट का यूनिट हो गया दैट इज न्यूटन पर मीटर। अब हमें सपोज स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, तो हमें अप्लाइड फोर्स पता होना चाहिए। तो हम अप्लाइड फोर्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अब हम ये स्प्रिंग को वर्टिकली सस्पेंड करेंगे। सपोज ये स्प्रिंग है, इसको मैंने वर्टिकली सस्पेंड किया, जिसका वन एंड मैंने रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, और दूसरे एंड पे मैं अब एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसका मास है m वो फिक्स करूंगा। सपोज मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m उसके साथ फिक्स किया, तो इस मास ऑफ द ब्लॉक की वजह से ये स्प्रिंग थोड़ी सी इलॉन्गेट होगी, मतलब जो भी ओरिजिनल पोजीशन है वहां से वो इलॉन्गेट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस मास ऑफ द ब्लॉक को फोर्स लगाया है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स। यह अप्लाइड फोर्स कितना है? दैट इज इक्वल टू यहां पर mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड फोर्स इतना है। अगर ये मास ऑफ द ब्लॉक में निकाल देता हूं तो यह स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसीलिए मैं इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहूंगा या तो स्प्रिंग फोर्स कहूंगा, जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगी। अब ये स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा? दैट इज इक्वल टू अगेन mg ओनली, बिकॉज अप्लाइड फोर्स जितना है उतना ही स्प्रिंग फोर्स है। पर हुक्स लॉ के हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं, दैट इज mg इज इक्वल टू kx, तो इसमें से k की फॉर्मूला हो जाएगी mg अपॉन x। मतलब अगर मुझे मास पता हो तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे पता चल गया तो मास, डिस्प्लेसमेंट और g की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो मास, g और डिस्प्लेसमेंट से k की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द spring constant of the given spring, that is stiffness, और force constant of the spring, that is the stiffness of the spring। तो हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसमें हम डिफरेंट मास ऑफ द ब्लॉक को मतलब मास बढ़ाते जाएंगे, और जिसकी वजह से ये x जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे, और फिर उसमें से एक ग्राफ मिलेगा जिसमें से हम स्लोप फाइंड करके स्प्रिंग कांस्टेंट या तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग फाइंड करेंगे। तो हमने थियरी में देखा कि फोर्स कांस्टेंट किसी स्प्रिंग का फाइंड करना हो तो
हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो है वो लोड के रिस्पेक्टली हम बढ़ाते जाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन जो होता है, स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन ओरिजिन से होगा वो हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमको ये स्प्रिंग दी हुई है जिसका हमें फोर्स कांस्टेंट फाइंड करना है और उसके ऊपर हम लोड दे रहे हैं। लोड देने के लिए यहाँ पर एक वेइंग पैन दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने अभी 250 ग्राम का वेट रखा हुआ है। यह वेट यहाँ पर हम डेड वेट कहेंगे। ये डेड वेट इसलिए रखा है ताकि ये स्प्रिंग एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटेंड हो। ठीक से, उसके बाद अब हम यहाँ पर वेट रखते जाएंगे और देखेंगे कि एक्सटेंशन कितना होता है। तो जब आपने डेड वेट रखा हुआ है तब आप मेजर करेंगे कि तो आपका एक्सटेंशन जो है, अभी ओरिजिनल एक्सटेंशन जो है वो कितना है। तो यहाँ से ओरिजिन हम एक्चुअली मेजर करें तो वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं एक्चुअल वेट रखूँगा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 ग्राम का वेट है। ये 50 ग्राम का वेट मैं इसके ऊपर रखूँगा और जैसे ही रखूँगा आप देख सकते हैं स्प्रिंग थोड़ी सी इलॉन्गेट होगी। इलॉन्गेट होने से ये एक्सटेंशन थोड़ा सा नीचे जाएगा और आप ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी सी लेंथ बड़ी है। अब ये स्प्रिंग आप जब भी रखते हैं या तो कोई वेट आप जब भी इसके ऊपर पेन के ऊपर रखते हैं तो डेलिकेटली सॉफ्टली रखना है ताकि ये कंटिन्यूस ऑसिलेट ना हो। जब ये स्टेबल हो जाए, या तो आपको स्टेबल करना है तो नीचे से हाथ रखिए और उसे स्टेबल करिए। एक बार स्टेबल हो जाए उसके बाद आप रीडिंग मेजर करिए। तो 50 ग्राम के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सटेंशन जो हुआ है या तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ओरिजिन से वो है 5.5 सेंटीमीटर। मतलब ओरिजिनल जो था, ओरिजिन जब कुछ वेट नहीं रखा था, ओनली डेड वेट था, तब 3.5 सेंटीमीटर था। अब मैंने लोड किया, मतलब कुछ वेट उसमें रखा हुआ है 50 ग्राम, तब आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर। अब उसमें थोड़ा और वेट रखेंगे, मतलब और एक 50 ग्राम का वेट रखते हैं और उसके बाद देखते हैं। इसका मतलब हमने अब टोटल जो रखा है डेड वेट के बाद वो है 100 ग्राम्स, और 100 ग्राम्स रखने से स्प्रिंग और इलॉन्गेट हुई है। इलॉन्गेट होने के बाद आप वापस लेंथ मेजर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेंथ जो आ रही है वो ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा स्टेबल रखते हैं। एक बार जो स्टेबल हो जाए उसके बाद आप देखेंगे कि ये लेंथ जो आई है वो 7.5 सेंटीमीटर है। 7.5 सेंटीमीटर है। वापस एक और 50 ग्राम का वेट रखेंगे। इसमें मैंने एक और 50 ग्राम का वेट रखा। 50 ग्राम का वेट रखने के बाद देखेंगे कि एक्सटेंशन कहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब ये एक्सटेंशन लगभग 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर मेजर करेंगे। एक्सटेंशन जो आया है अब 150 ग्राम रखने से लेंथ जो ओरिजिन से चेंज हुई है वो अभी दिखा रही है, वो है स्केल पे 10 सेंटीमीटर। अब और एक 50 ग्राम रखते हैं, मतलब अब टोटल वेट और टोटल मास जो हमने रखा है वो है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स रखने से आप देख सकते हैं उसे हम स्टेबल होने देते हैं। 200 ग्राम रखने से आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथ आ रही है वो है 12 सेंटीमीटर। और 50 ग्राम लेते हैं। $50 ग्राम रखने से अब वापस देखते हैं, मतलब अब टोटल वेट जो रखा है वो है हमारा 250 ग्राम्स। तो 250 ग्राम्स डेड वेट के बाद टोटल वेट रखा हुआ है वो है 250 ग्राम्स। अब 250 ग्राम्स का वेट वापस मेजर करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं वो है 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर। अब थोड़ा और वेट रखते हैं, 50 ग्राम्स और रख देते हैं ताकि हमें एटलीस्ट 6 रीडिंग्स मिल जाए। वापस हम मेजर करते हैं, ये जो लेंथ जो आ रहे हैं अभी, वो है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 16.2 है, तो 16.2 सेंटीमीटर लेंगे। तो हमने टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब 300 ग्राम्स तक आपने लोडिंग किया है। अब अभी रीडिंग वापस हम अनलोडिंग के लिए रीडिंग लेंगे, मतलब उसमें से हम 50 ग्राम्स वेट निकालते जाएंगे और देखेंगे कि वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जब स्प्रिंग आती है तो एक्सटेंशन कितना कम होता जाता है। तो इसमें से हम अनलोडिंग के लिए मेजर करेंगे रीडिंग, वो है सपोज मैंने यहाँ से 50 ग्राम निकाल दिया। अब 50 ग्राम निकालने के बाद हम देख सकते हैं 50 ग्राम निकालने के बाद ये दिखाता है 14 सेंटीमीटर। तो अनलोडिंग के लिए अब यह 14 सेंटीमीटर आया, मतलब अनलोडिंग में टोटल वेट जो पैन के अंदर है वो है 250 ग्राम्स एक्सक्लूडिंग डेड वेट। डेड वेट निकालने के बाद टोटल 250 ग्राम्स है। अब दूसरा एक 50 ग्राम्स निकाल देते हैं, मतलब अब इसके अंदर 200 ग्राम्स है। 200 ग्राम्स निकालने के बाद आप देख सकते हो कि रीडिंग जो है वो ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर है। तो हम ये जो रीडिंग आया वो है 12 सेंटीमीटर। और 50 ग्राम निकाल देते हैं। फिफ्टी ग्राम निकालने के बाद इसे स्टेबल होने देते हैं, मतलब इसके अंदर अब जो वेट है वो है 150 ग्राम्स। 150 ग्राम्स के लिए आप मेजर करोगे तो ये लगभग 9.8 सेंटीमीटर है। तो हम यह रीडिंग लेंगे 9.8 सेंटीमीटर और 50 ग्राम्स निकाल देते हैं। फिफ्टी ग्राम निकालने के बाद आप देख सकते हैं अब जो रीडिंग आ रहा है वो है 7.5 या 6, आप जो भी लेना है ले सकते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है ये 7.5 सेंटीमीटर है, तो हम ये लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। अब इसमें से और 50 ग्राम निकाल देंगे, मतलब अब रह गया इसके अंदर जो वेट रह गया है वो है ओनली 50 ग्राम्स एक्सक्लूडिंग डेड वेट। तो ये अभी रीडिंग जो आ रहा है वो है 5.5 सेंटीमीटर। एक और ये 50 ग्राम जो रह गया उसको निकाल देते हैं। मतलब अब इस पेन के अंदर सिर्फ डेड वेट है, मतलब अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए हैं। और वहाँ पर आप रीडिंग देखोगे तो डेड वेट का रीडिंग आता है 3 एग्जैक्ट आप मेजर करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपने लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ये रीडिंग्स ले लिए हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग क्या आते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। हमने जैसे रीडिंग देखे थे कि 50 ग्राम के लिए हमें लेंथ मिला था 5.5 सेंटीमीटर, 100 ग्राम के लिए 7.5, 150 के लिए 10, 200 के लिए हमने देखा था कि लोडिंग के वक्त लेंथ बढ़ के 12 हो गई थी, 250 के लिए 14, 300 के लिए 16.2। ये ज़ीरो जो है वो है हमारा डेड वेट। डेड वेट का मतलब है हमने जब 250 ग्राम रखा हुआ था तब डेड वेट के वक्त ये जो एक्सटेंशन दिखा रहा था स्केल के ऊपर वो है 3.5। तो ये हमारा डेड वेट पे 3.5 सेंटीमीटर आया था। अब हमें अनलोडिंग का रीडिंग लिए थे, मतलब धीरे धीरे हमने उसमें से 50 ग्राम्स निकालते गए और हमने 250 के लिए रीडिंग लिया, 200 के लिए लिया, 150 के लिए लिया, 100 के लिए लिया और 50 के लिए लिया। और फाइनली सभी जब लो वेट निकाल दिए तब डेड वेट वापस हमारा 3.5 सेंटीमीटर आया था।
ये तो मास था, ये तो मास था। अब ये मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी के साथ। तो एक्चुअली हमने जो मास जो लिए हैं वो सब ग्राम्स में है, इसलिए मैं जी मल्टीप्लाई बाय 980 करूँगा तो मुझे ये रीडिंग्स मिलेंगे। वो हमारा होगा फोर्स, दैट इज़ अप्लाइड फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम यहाँ पर वेट कहेंगे। तो जो डाउनवर्ड फोर्स जब 50 ग्राम रखते हैं तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है 49,000, दैट इज़ डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग, सॉरी ऑन द स्प्रिंग। वैसे ही आप 100 इंटू 980 करोगे तो ये रीडिंग आएगा 150, 980 के साथ सब मल्टीप्लाई करके आपको वेट मिल गया। अब ये इसमें से आप मीन फाइंड करोगे, मीन फाइंड करने के बाद एक्सटेंशन फाइंड करना है। एक्सटेंशन का मतलब है ओरिजिनल पोजीशन से वह जब 50 ग्राम रखते हैं तब कितना एक्सटेंड होता है, मतलब सेंटीमीटर्स में कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन। तो डेल्टा एक्स, या तो हम जो एक्स कहते हैं वो एक्स वैल्यू कितनी है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सटेंशन को एल कहा है, एल सेंटीमीटर, और आप देखते हैं कि 50 ग्राम जब रखा है तो एक्सटेंशन होता है 2 सेंटीमीटर। 5.5 को 3.5 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। जब आप 100 ग्राम्स रखोगे तो हमें पता है कि एक्सटेंशन थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। हमने देखा था कि लेंथ बढ़ के 7.5 सेंटीमीटर हो गई, मतलब ओरिजिन से ये 7.5 हुई है, मतलब टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ तो 7.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 6.4। सेम वे सॉरी इक्वल टू 4। सेम वे 150 ग्राम के लिए एक्सटेंशन हुआ था 9.9, तो 9.9 को 3.5 से माइनस करोगे ओरिजिनल वैल्यू से तो आपको मिलेगा 6.4। वैसे ही 12 को 3.5 से डिवाइड माइनस करोगे 8.5, 14 को 3.5 में से तो 10.5 और 16.2 को 3.5 में से करोगे तो 12.7 आएगा। अब आपके पास फोर्स भी है और एक्सटेंशन वैल्यू भी है, तो हमारी जो फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग की फॉर्मूला है दैट इज़ mg/L, वो अगर यूज़ करेंगे तो ये हमारी होगी वैल्यू हो गई mg दैट इज़ 49,000, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम वे 98,000 को डिवाइड बाय 4 करोगे ये आंसर आएगा दैट इज़ 24,500। सिमिलरली आप 150 ग्राम के लिए 147,000 है, उसको 1,47,000 को डिवाइड बाय 6.4 करना है तो 22,969 आएगा। तो ऐसे ही आप सभी के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी क्योंकि जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हैं एक्सटेंशन भी बढ़ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी, इसलिए हम इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एवरेज वैल्यू जो हमारी आई है वो है 23,584। इसका मतलब जो फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग जो हमें दिया है जो स्प्रिंग दिया है उसमें फोर्स कांस्टेंट कितना है 23,584 डाइन्स पर सेंटीमीटर। पर हम ये फोर्स कांस्टेंट ग्राफ में से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ किसका प्लॉट करना है, मास मतलब वर्सेस आवर एक्सटेंशन। तो ये हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ में हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस में हमने एक्सटेंशन लिया है, एक्सटेंशन L विच इज़ इन सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस में हमने मास लिया है। तो वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं हमारा जो वेट हम मास जो बढ़ा रहे थे वो 50 ग्राम के हिसाब से था। तो स्केल मैंने जो ली है यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 ग्राम्स, मतलब 25, 50, 75, 100, 125 सो ऑन। वैसे ही एक्सटेंशन हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ओनली। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन हम ले सकते हैं। आप स्केल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। तो स्केल हम यहाँ लिखे हैं ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर वी हैव टेकन एज 25 ग्राम्स। अब आपको पता है हर एक पॉइंट के लिए आपको प्लॉट करना है। जैसे 50 ग्राम के लिए हमने देखा था कि इट वाज 2 सेंटीमीटर, तो मैंने 50 ग्राम के लिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया। 100 के लिए हमने 4 लिया है, 4 सेंटीमीटर आया था। वैसे ही सभी पॉइंट्स के लिए जो भी पॉइंट्स आए थे जहाँ पर भी कोइंसाइड होता है एक्स और वाई का पॉइंट, वहाँ पर हमने एक पॉइंट बना के प्लॉट किया है। अब ये सभी पॉइंट्स को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बनाना है जो ओरिजिन में से पास होनी चाहिए।
ट्राई करें कि मैक्सिमम पॉइंट्स वो स्ट्रेट लाइन में से पास हो। उसके बाद एक बार स्ट्रेट लाइन बन जाए उसके बाद आपको स्लोप लेना है, स्लोप बनाना है। स्लोप कहीं से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ से बीच में स्ट्रेट लाइन में बीच में से यहाँ से कहीं बनाया है। वहाँ पर स्लोप जो है वो है ए बी और सी, तो स्लोप हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी का मतलब है आप ये ए बी की वैल्यू यहाँ देखेंगे वाई एक्सिस में और बी सी की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस में देखना है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 237.5 है, ये वैल्यू 237.5 है। और b की वैल्यू यहाँ पर y एक्सिस में देखें इट इज़ 125, तो हम लेंगे 237.5 माइनस 125, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 112.5। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई हमारी है 112.5। सिमिलरली बी सी की वैल्यू देखनी है तो b की वैल्यू x एक्सिस पे देखोगे, c की वैल्यू x एक्सिस पे देखोगे और दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन लेंगे। मतलब ये 10 है, ये 5.2 है, तो 10 माइनस 5.2 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.8। अब ए बी की वैल्यू आपको पता चल गया, बी सी की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो ए बी अपॉन बी सी करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो वो हमारा स्लोप जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय जब 980 करते हैं तो हमें के की वैल्यू मिल जाती है। मतलब के की वैल्यू अगर ग्राफ में से प्लॉट करनी है तो जो भी स्लोप आता है उसको मल्टीप्लाई बाय 980 करना है। तो स्लोप मल्टीप्लाई बाय 980 करने से हमारी वैल्यू आ गई दैट इज़ 22,968.75 dynes per centimeter. So the force constant of the spring from the graph it is 22,968.75.